हेलो दोस्तों, एस ब्लॉक के ग्रुप वाइज स्टडी को हमने स्टार्ट किया हुआ है। ग्रुप वन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को कल हमने देखा था। आज ग्रुप वन के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो कल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से उतने सवाल नहीं पूछे जाते। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना और अपना पेन और नोटबुक साथ जरूर रखना, बिकॉज जब तक आप अपने नोट्स खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें याद और क्लियर नहीं हो पाएगी। तो पेन नोटबुक को यूज करते हुए पूरा कंप्लीट वीडियो देखना और जो भी डाउट हो वो कमेंट्स या टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहले ये बता दूं कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को यहां हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। एल्कली मेटल्स के रिड्यूसिंग नेचर के ऑर्डर को देखेंगे। ये चीज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में भी देखा था, लेकिन उसे पूरा करना है, अभी वो इनकम्प्लीट है, उसे ही पूरा करेंगे रिड्यूसिंग नेचर में। सेकेंड चीज हम देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर से ही लिंक काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज के ऑर्डर। उसके बाद हम समझेंगे रिएक्शन विद एयर को। एयर के साथ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को समझेंगे। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर को समझेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाले। नेक्स्ट चीज होगा रिएक्शन विद एसिड्स एंड अमोनिया। अमोनिया और एसिड के साथ रिएक्शन को समझेंगे एल्कली मेटल की। और उसके बाद रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया को समझेंगे। यहां पर जो अमोनिया लिया था वो एक्चुअल में हमने गैसियस फॉर्म में लिया हुआ है, और यहां पर जिस अमोनिया के साथ हम रिएक्शन को देखेंगे वो लिक्विड अमोनिया होगा। दोनों केसेस में रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, इसीलिए दो सेपरेट हेडिंग में इन्हें समझा जाएगा। नेक्स्ट चीज जो हम समझेंगे वो रिएक्शन विद हेलोजन्स। हेलोजन्स के साथ किस तरह से एल्कली मेटल रिएक्ट करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट देंगे, इस बात को समझेंगे। लास्ट चीज होगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। और इन केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करने के बाद हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही नेक्स्ट लेक्चर में एनॉमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप को समझेंगे। तो आइए अब केमिकल प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझते हैं। स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग नेचर के साथ। सबसे पहले तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब बता देता हूं। रिड्यूसिंग नेचर कुछ नहीं है, हम यहां पर देखेंगे कौन सा एल्कली मेटल कितना बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और किसी भी एलिमेंट को अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है, सामने वाले को रिड्यूस कराना है, तो हर एक मेटल को क्या करना पड़ेगा, उससे अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। तो बेसिकली हम यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी को देखेंगे। जिस भी एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा वो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उस केस में रिड्यूसिंग नेचर जो होगा उस एल्कली मेटल का क्या होगा, ज्यादा। तो रिड्यूसिंग नेचर में एक्चुअल में हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को देखेंगे कौन सा एल्कली मेटल बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इस रिड्यूसिंग नेचर को भी दो पार्ट्स में समझेंगे। हो सकता है तुम्हें जो एल्कली मेटल दे रखा है वो हो सकता है तुम्हें एल्कली मेटल यहां पर दे रखा हो लिक्विड या गैसियस स्टेट में। वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है या फिर गैसियस स्टेट में भी, या फिर एल्कली मेटल जो तुम्हें दे रखा है वो हो सॉलिड स्टेट में। तो दो पार्ट्स में हम यहां पर रिड्यूसिंग नेचर को समझेंगे। पहले केस में हम मानेंगे कि एल्कली मेटल जो हमें दे रखा है वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में है। सेकेंड पार्ट में हम मानेंगे जो एल्कली मेटल हमें दे रखा है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। दो अलग पार्ट्स में क्यों पढ़ रहा हूं, बिकॉज दोनों पार्ट में रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर डिफरेंट आने वाला है। क्यों डिफरेंट आता है इस बात को समझो। पहले डिस्कस करते हैं केवल जब हमने लिक्विड या गैसियस फेज में ले रखा है एल्कली मेटल को। यहां पर मैं केस लेकर चलूंगा लिक्विड का। मान लो तुम्हें लिक्विड स्टेट में एक एल्कली मेटल दे रखा है। लिक्विड का केस इसलिए ले रहा हूं बिकॉज लिक्विड में ही गैसियस वाला केस भी कवर हो जाएगा। तो मान लीजिए तुम्हें लिक्विड स्टेट में दे रखा है एल्कली मेटल।
अब तुम्हें इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को समझना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे होता है पहले तो यह समझो केमिस्ट्री की टर्म्स में। सबसे पहले तुम क्या करते हो, अगर तुम्हें एल्कली मेटल लिक्विड स्टेट में दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस एटम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होता है। और अगर तुम्हें एल्कली मेटल लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें खुद से एक एनर्जी देनी पड़ेगी और उस एनर्जी को हम बोलते हैं वेपराइजेशन एनर्जी। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपराइजेशन प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को कराने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी दैट इज वेपराइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपको वेपराइजेशन एनर्जी की मदद से गैसियस स्टेट में इसे कन्वर्ट करना है। एक बार मेटल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो इसके बाद आप क्या करते हैं, इस गैसियस स्टेट में प्रेजेंट एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होगा तो ये मेटल कन्वर्ट होगा मेटल कैटायन में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिलीज कर रहा है, क्योंकि अल्कली मेटल के पास वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेंगे। अब इस प्रोसेस की अगर बात करें तो ये प्रोसेस है आयोनाइजेशन का, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो कौन सी एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आप जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होती है, एंडोथर्मिक, ये भी आपको देनी पड़ती है। वेपराइजेशन एनर्जी भी क्या था, एंडोथर्मिक, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, एंडोथर्मिक। तो अब कौन सा एल्कली मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बात डिपेंड करने वाली है इस पूरी प्रोसेस पे। अगर ये प्रोसेस आराम से हो जाए तो आराम से मेटल किस में कन्वर्ट होगा, मेटल कैटायन में, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। लेकिन इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको दो एनर्जी देनी पड़ेगी, एक तो वेपराइजेशन एनर्जी और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पहले वेपराइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वेपराइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो सभी एल्कली मेटल्स के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है वेपराइजेशन एनर्जी की वैल्यू में एल्कली मेटल्स के लिए। तो वेपराइजेशन एनर्जी तो सभी एल्कली मेटल के लिए सेम हो गई। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस होगा या नहीं ये बात डिपेंड करेगी इस आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के। अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उस एटम का न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, और अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, आयोनाइज नहीं होने देगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जिस भी एल्कली मेटल की ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बहुत कम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बहुत कम है तो उसका रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, कम होने वाला है। तो कुछ नहीं करना, बस मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से क्या करना है, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर सेट करना है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, आप लोगों को याद हो तो हमने वहां पर देखा था सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है लिथियम का ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, फिर होता है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी था सीजियम का, क्योंकि सीजियम का एटम बहुत बड़ा होगा, और एटम बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा होगी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन पे वीक रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान होगा। इसीलिए हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की सबसे कम है, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर तुम्हें लिक्विड स्टेट में रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर पूछे तो लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, सीजियम का, और सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, लिथियम का। फिर चाहे ये ऑर्डर लिक्विड स्टेट में एल्कली मेटल दे रखे हो या फिर गैसियस स्टेट में। लिक्विड स्टेट से यहां पर सीधा सीधा सा मतलब है मोल्टन स्टेट की हम बात कर रहे हैं। मोल्टन स्टेट में अगर तुम्हें एल्कली मेटल दे रखे हो या गैसियस स्टेट में तो ये ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग नेचर का। अब सेकंड केस हो सकता है कि सॉलिड में दे रखा हो, सॉलिड स्टेट में तुम्हें एल्कली मेटल दे रखे हो, तो सेकंड केस को समझो। सेकंड केस में क्या रिड्यूसिंग नेचर होगा,
सेकेंड केस में आपको अल्कली मेटल दे रखे हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। तो अगर तुम्हें अल्कली मेटल सॉलिड स्टेट में दे रखे हैं और इस अल्कली मेटल से अब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना पड़ेगा वो होगा इस सॉलिड अल्कली मेटल को कन्वर्ट करना गैसियस फेज में, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या एडिशन है वो हम गैसियस फेज में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड से आपको गैस में कन्वर्ट करना है, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो कौन सी है? सब्लिमेशन एनर्जी। तो सबसे पहले आपको सब्लिमेशन एनर्जी देके इसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। एक बार ये अल्कली मेटल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कराओगे तो फिर से +1 चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब गैसियस फेज से यहां पर मेटल कैटायन गैसियस बनाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कौन सी एनर्जी थी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला स्टेप तो था सब्लिमेशन एनर्जी, ये भी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? गैसियस स्टेट में जो अल्कली मेटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिर सेकेंड केस में आप एनर्जी दोगे, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर जो मेटल कैटायन बना वो गैसियस फेज में है। अब इस गैसियस फेज के मेटल कैटायन को आपको क्या करना है? वाटर में डिसॉल्व कराना है। पिछले केस में तो पहले ही लिक्विड स्टेट था, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर में डिसॉल्व कराना होगा। और जब आप वाटर में डिसॉल्व कराएंगे इस अल्कली मेटल को तो ये गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फेज में। और जब आप किसी गैसियस मेटल कैटायन को पानी में डिसॉल्व कराते हो, उसे एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कल देखा था हमने, वो एनर्जी होती है हाइड्रेशन एनर्जी के बराबर। तो यहां पर ओवरऑल 3 स्टेप है, एक सब्लिमेशन, दूसरा आयनाइजेशन और तीसरा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी के केस में यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि इसका वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव। तो 2 स्टेप एंडोथर्मिक होंगे और फाइनल स्टेप कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। ये ओवरऑल प्रोसेस होगा इन केस ऑफ सॉलिड एल्कली मेटल्स। इस तरह से रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पर अगर मैं रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर निकालूं तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर अगेन डिपेंड करेगा ये प्रोसेस कितनी आसानी से हो रहा है। अब इस प्रोसेस में अगर देखें तो 3 स्टेप है। इस प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप की अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले आपके पास है सब्लिमेशन एनर्जी। अब सब्लिमेशन एनर्जी अगेन वेपराइजेशन एनर्जी में जो बात कही थी वही सब्लिमेशन में भी वैलिड है। इन सभी एल्कली मेटल्स के लिए जो सब्लिमेशन एनर्जी का डाटा है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो सभी एल्कली मेटल के लिए सब्लिमेशन एनर्जी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो अब ये प्रोसेस होगा या नहीं ये बात डिपेंड करेगी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करेगी हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। इस प्रोसेस का होना या ना होना डिपेंड करेगा इन दोनों एनर्जीज के ऊपर। अब ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन के डोनेशन का। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। अब आयोनाइजेशन को आप देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। और अगर मुझे सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ रही है तो यानी कि प्रोसेस कैसा चल रहा होगा? ऑलमोस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं। हमें पता है जितना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की संभावना, टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा ये प्रोसेस वो है हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी के लिए अगर देखें तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, यानी कि एक स्पॉन्टेनियस स्टेप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना ज्यादा होने वाला है जितनी ये हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो एक्चुअल में मुझे क्या करना है? इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करना है, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, और इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि रिड्यूसिंग नेचर का क्या ऑर्डर होने वाला है। तो यहां पर अगर रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर देखें तो मैं यहां से एक बात जानता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है लिथियम की। आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा किसकी थी? लिथियम की।
उसके बाद किसकी है, सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम और फिर है सीजियम की। जबकि हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी भी लिथियम की सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम प्लस आयन की थी, फिर पोटेशियम प्लस, देन रुबीडियम प्लस और लास्ट में सीजियम प्लस। ये चीज कल देखी थी हमने। तो अगर यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन डोनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका होगा, लिथियम का। तो यहां पर क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर रहता है लिथियम का। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लिथियम के केस में इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लिथियम सेकेंड पीरियड का एक एटम है और ये जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब तो ये और भी छोटा हो जाएगा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी और भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद सिंपली हमें आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से ऑर्डर देखने को मिलता है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी थी, सीजियम की। तो लिथियम के बाद रिड्यूसिंग नेचर आता है सीजियम का, फिर आपको देखने को मिलेगा रुबीडियम, देन पोटेशियम और देन सोडियम। तो इन चारों को तो हमने क्या किया है, आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से सेट कर दिया। और लिथियम यहां सबसे आगे क्यों आया, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो ध्यान रखना, अगर रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर पूछ ले और वहां पर सॉलिड स्टेट हो तो ये ऑर्डर रहेगा, और अगर लिक्विड या गैसियस स्टेट, मोल्टन या गैसियस स्टेट में अगर आपको दे रखा है सिस्टम, तो ये ऑर्डर रहने वाला है। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग नेचर यहां पर खत्म हुआ। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इसी से ही थोड़ा बहुत लिंक्ड है। इस प्रॉपर्टी में हम क्या समझेंगे, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को समझेंगे। एल्कली मेटल से एल्कली मेटल कैटायन बनने की प्रोसेस में कौन काइनेटिकली सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बात ही क्लियर कर देता हूं, जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी हम दो टर्म्स में पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी को हम दो टर्म्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी की, और दूसरा हम डिस्कशन करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के केस में। दो तरीके से डिस्कशन होता है आपका, काइनेटिक स्टेबिलिटी की फॉर्म में और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की फॉर्म में। काइनेटिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो एक स्पीशीज काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल कब होती है, जब उस स्पीशीज के बनने का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें, वो अगर ज्यादा है तो हम कहते हैं वो स्पीशीज काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल है। यानी कि वो रिएक्शन जो बहुत कम टाइम में हो रही है, उन रिएक्शन के प्रोडक्ट जो होंगे वो काइनेटिकली क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल कोई स्पीशीज कब होगी, जब उस स्पीशीज के बनने की प्रोसेस के दौरान मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, तब वहां पर हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अब ये काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लीजिए तुमने क्या किया, यहां पर जो प्रोसेस होगा उसमें एल्कली मेटल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एल्कली मेटल कैटायन में। तो यहां पर ये मेटल कैटायन जो है वो काइनेटिकली स्टेबल है या नहीं है, ये बात डिपेंड करेगी इस रिएक्शन के रेट पर। अगर ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, इस रिएक्शन का रेट बहुत हाई है, तो ये जो मेटल कैटायन यहां पर बनेगा वो काइनेटिकली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। जबकि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि इस प्रोसेस के दौरान, एल्कली मेटल से मेटल कैटायन बनने की प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी का रिलीज हुआ वो कितना ज्यादा है। अगर इस केस में
बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहां पर ये जो अल्कली मेटल कैटायन बना, ये थर्मोडायनेमिक क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी रेट पर डिपेंड करेगी कंप्लीटली, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अब अगर यहां पर अल्कली मेटल्स के केस में ये जो अल्कली मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में दे रखे थे, इससे मेटल कैटायन बनने की प्रोसेस को अगर देखें तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले तो इस सॉलिड अल्कली मेटल को आपको कन्वर्ट करना था गैसियस फॉर्म में, और इस प्रोसेस को करने के लिए आप क्या कर रहे थे, सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे सिस्टम को। सब्लिमेशन एनर्जी अगर प्रोवाइड करोगे सिस्टम को तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये एनर्जी आप दे रहे हो। तो पहला स्टेप एंडोथर्मिक था। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था, यहां पर आपने एल्कली मेटल कैटायन का फॉर्मेशन किया था, और एल्कली मेटल कैटायन का फॉर्मेशन करने के लिए आपने आयनाइजेशन एनर्जी दी थी। तो सेकेंड स्टेप भी हमारा था एंडोथर्मिक। फाइनल स्टेप में आपने क्या किया, इस एल्कली मेटल कैटायन को डिसॉल्व कराया पानी में, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुआ था। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपके पास ये जो प्रोसेस बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर इस प्रोसेस में जो ये अल्कली मेटल बना, इसकी अगर थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के ऑर्डर को देखें तो सबसे पहले काइनेटिक स्टेबिलिटी को अगर चेक करें तो काइनेटिक स्टेबिलिटी अभी अभी मैंने बताया ये डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन पर, और रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर। अब यहां पर स्लोवेस्ट स्टेप कौन से होंगे, स्लोवेस्ट स्टेप या तो हो सकता है ये वाला स्टेप, क्योंकि यहां पर भी आप एनर्जी दे रहे हो सिस्टम में, या फिर वो हो सकता है सेकेंड स्टेप स्लोवेस्ट हो। ये दो स्टेप स्लोवेस्ट हो सकते हैं। तीसरे स्टेप में तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये तो स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस स्टेप्स जो होते हैं वो जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है वो वेरी फास्ट होती है। तो या तो फर्स्ट स्टेप यहां पर स्लोवेस्ट होगा या सेकेंड। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो मैंने कहा था सब्लिमेशन एनर्जी डिफरेंट एल्कली मेटल्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है, तो पहला स्टेप जो होगा उसका रेट तो हर एक एल्कली मेटल के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। अब आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा स्लो स्टेप होगा ये आयनाइजेशन वाला, क्योंकि उतनी ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। तो यहां पर अगर देखें तो स्लोवेस्ट स्टेप या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी के, और रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज्यादा होता है उतनी काइनेटिक स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा। तो बस मुझे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए, उसके अपोजिट ऑर्डर किसका हो जाएगा, काइनेटिक स्टेबिलिटी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमें पता है, लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और सबसे कम है सीजियम की। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी अगर सबसे कम है तो इसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। ये बहुत तेजी से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है सीजियम की, और सबसे कम काइनेटिक स्टेबिलिटी किसकी होती है, लिथियम की। दूसरा अगर स्टेबिलिटी को चेक करें तो दूसरा स्टेबिलिटी है हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ उस प्रोसेस के दौरान, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितना हो रहा है ये बात डिपेंड करेगा हाइड्रेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस के ऊपर। जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जैसा कि मैंने कहा ये स्टेप तो एक्सोथर्मिक है, और पहले दो स्टेप क्या थे, एंडोथर्मिक। तो एक्चुअल में इस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक स्टेप्स के वैल्यू के डिफरेंस के हिसाब से ही हम चेक करेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब यहां पर आप जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर एल्कली मेटल्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका है, लिथियम का।
तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किस केस में लिख देगी, जब लिथियम को लिथियम प्लस में आप कन्वर्ट करोगे एक्वस में, तब वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगा। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लिथियम की। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो बाकी केसेस में आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में हम बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जिसका कम होगा उस केस में भी क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका है, सीजियम का, देन रुबीडियम, देन पोटेशियम और सबसे लास्ट क्या आएगा, सोडियम। तो अगर यहां पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के डाटा को देखें तो सबसे पहले लिथियम आया हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से, और उसके बाद डाउन द ग्रुप यहां पर अगर देखें तो डाउन द ग्रुप जाते हुए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर घट रहा था, सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम था, तो इस प्रोसेस में हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी जबकि निकलेगी एनर्जी ज्यादा। तो ओवरऑल मेरे को यहां पर मुनाफा होगा एनर्जी के टर्म्स में, यहां पर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। जहां पर भी एनर्जी रिलीज याद रखना ज्यादा है वहां पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है वहां पर क्या होगा, काइनेटिक स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। तो आई होप आपको यहां पर काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया। मैं बार बार यही बात कहता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जेन्युइन डाउट आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करके वहां पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना जरूर, क्योंकि डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आएगी। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनसे सवाल अक्सर देखे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज का अगर बात करें तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद एयर। एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब है आपके पास एक मिक्सचर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो एल्कली मेटल का रिएक्शन हमें कराना है एयर के साथ। अब एल्कली मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्कली मेटल एयर के साथ रिएक्ट करके यहां पर खुद को तो कन्वर्ट कर लेता है एल्कली मेटल कैटायन में, क्योंकि मेटल कैटायन में कन्वर्ट होने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो एल्कली मेटल क्या करेगा, एयर के साथ रिएक्ट करते ही कन्वर्ट हो जाएगा एल्कली मेटल कैटायन के अंदर, ठीक है। और यहां पर कैटायन जो बना इसके साथ कोई एनायनिक पोर्शन भी होगा। अब ये एनायनिक पोर्शन कहां से आता है, ये एनायनिक पोर्शन आता है एयर से। एयर से जो एनायनिक पोर्शन आता है वो मैं जनरल मान लेता हूं, यहां पर कोई एक्स एनायनिक पोर्शन आएगा। अगर एनायनिक पोर्शन है तो यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा, वो नेगेटिव चार्ज मैंने मान लिया N- है। तो यहां पर मेटल तो इस प्रोसेस में कन्वर्ट होगा मेटल कैटायन में, और एयर से हमें मिलेगा कोई एनायनिक पोर्शन, और दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस होना चाहिए कंपाउंड को बनाने के लिए, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर N एल्कली मेटल कैटायन लग जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, यहां पर कुछ नहीं करना, एल्कली मेटल को मेटल कैटायन में कन्वर्ट कर दो और एयर को कन्वर्ट कर दो एक स्टेबल एनायन में। एयर का मतलब क्या है, यहां पर एयर का मतलब है आपके पास यहां पर क्या क्या चीज अवेलेबल है। एयर में आपके पास है नाइट्रोजन, और दूसरा चीज जो एयर में अवेलेबल है वो है ऑक्सीजन। दोनों को मैं इंडिविजुअली समझाऊंगा। सबसे पहले तो कि नाइट्रोजन किस एनायन में कन्वर्ट होता है और केमिस्ट्री की टर्म में ये रिएक्शन कैसे होने वाला है। फिर सेकंड चीज मैं यहां पर बताऊंगा कि ऑक्सीजन किस एनायन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इस रिएक्शन को लिखने के लिए एल्कली मेटल को तो मेटल कैटायन में मैं लिख दूंगा कन्वर्ट करके, लेकिन मुझे इस एनायन की भी तो जानकारी होनी चाहिए कि एनायन कौन सा बन रहा है। एनायन कौन सा बनेगा ये बात डिपेंड करेगी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ या ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन किस एनायन में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन के लिए जो स्टेबल एनायन होता है वो होता है इसका नाइट्राइड। ये चाहता है नाइट्राइड की फॉर्म। अब नाइट्रोजन ऐसा क्यों चाहेगा नाइट्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो, इस बात का सिंपल सा कारण है कि जब नाइट्रोजन 3 नेगेटिव चार्ज के साथ यहां पर प्रेजेंट होगा तो यहां पर क्या है, इस N3- का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा,
और कहीं पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन रिएक्शन खत्म होने के बाद ट्राई करता है नाइट्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट होने का। तो नाइट्रोजन के साथ अगर एल्कली मेटल रिएक्ट करेंगे तो एनायनिक पोर्शन जो यहां पर बनेगा वो N3 माइनस नाइट्राइड होने वाला है। अब N2 से N3 माइनस कैसे बनता है केमिस्ट्री की टर्म्स में, इस बात को आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप ये बातें नहीं समझोगे आप रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं लिख पाओगे। तो ध्यान से बिल्कुल इस बात को समझना कि N2 से N3 माइनस कैसे बनता है। N2 की अगर बात करें तो N2 में आप जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कि N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। अब सबसे पहले N2 से N3 माइनस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 से एटॉमिक फॉर्म N में आपको इसे कन्वर्ट करना है। N2 से N में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि आप यहां पर 3 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ये जो प्रोसेस होगा, ये जो स्टेप होगा वो क्या होगा, हाईली एंडोथर्मिक स्टेप होगा, क्योंकि यहां पर 3 बॉन्ड आपको तोड़ने हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो लगानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा है। अब तुम्हें यहां पर क्या करना है, इस नाइट्रोजन को फर्दर कन्वर्ट करना है N3 माइनस नाइट्राइड के अंदर। तो नाइट्रोजन से N3 माइनस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराने पड़ेंगे। अब तुम्हें एक एटम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना होता है तो तुम्हें एक एनर्जी देनी पड़ती है जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कराने हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 देना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, देन आप दोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 देना पड़ेगा। अब यहां पर जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 कुछ केसेस में एक्सोथर्मिक हो जाती है, कुछ केसेस में एंडोथर्मिक, लेकिन जो फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन या फोर्थ इलेक्ट्रॉन, आप जितने भी फर्स्ट के बाद इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो, इन सभी केसेस में ये प्रोसेस क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कैसा रहता है, एंडोथर्मिक ही रहता है। क्यों एंडोथर्मिक रहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के बाद उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस क्रिएट हो जाती हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, फर्दर अगर आप और इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अब फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो प्रोसेस एक्सो होगा या एंडो, ये बात डिपेंड करेगी कि इनिशियली उस एटम की स्टेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में आप जानते हो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 2p3। बैलेंस अगर देखें तो 2s2 2p3। 2p3 का मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है तो ये नाइट्रोजन स्टेबल था। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराया होगा, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कराया होगा, तो स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि आप स्टेबल नाइट्रोजन से अनस्टेबल एनाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब भी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप भी कैसा होने वाला है, एंडोथर्मिक। तो यहां पर अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की बात करूं तो ये स्टेप भी एंडोथर्मिक है, और ये भी कैसा है, हाईली एंडोथर्मिक। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल N2 से N3 माइनस का बनना हाईली, वेरी हाईली एंडोथर्मिक स्टेप होने वाला है। यहां पर नाइट्रोजन का N3 माइनस में कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन के प्रोडक्ट लिख पाओगे। सेकंड चीज क्या थी, सेकंड चीज की अगर बात करें तो पहला एनायन तो हमने देख लिया नाइट्रोजन से N3 माइनस का बनना। अब सेकंड हमें देखना है ऑक्सीजन से कौन सा एनायन बनता है। सेकंड अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन बहुत सारे एनायन बना सकता है। ऑक्सीजन से सबसे पहले एनायन की बात करें तो सबसे पहले हो सकता है ऑक्सीजन बना दे एक सिंपल ऑक्साइड। ऑक्सीजन से जो एनायन बनेगा वो हो सकता है सिंपल ऑक्साइड हो, या फिर वो हो सकता है पर ऑक्साइड हो,
या फिर ऑक्सीजन से जो एनायन मिलेगा वो कैसा हो, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। तो तीन तरह के आपके पास यहां पर एनायन हो सकते हैं। सुपर ऑक्साइड होगा O2 माइनस। तीन तरह के आपके पास यहां पर एनायन हो सकते हैं जो ऑक्सीजन से मिलेंगे, सिंपल ऑक्साइड, परऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड इज O2 की पावर माइनस। यहां पर इरेज करके लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी बच्चे को। O2 की पावर माइनस, ये सुपर ऑक्साइड। तीन एनायन बनते हैं। अब ये तीन एनायन O2 से कैसे बनते हैं, रिएक्शन में कितनी एनर्जी चाहिए, इस बात को समझते हैं। इसी के बाद हम प्रोडक्ट को समझेंगे। अगर O2 से आपको यहां पर एनायन का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहला एनायन जो O2 से बना सकते हो वो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओ, O2 माइनस का फॉर्मेशन कर सकते हो। और O2 माइनस क्या है हमारा, सुपर ऑक्साइड। सबसे इजी होता है O2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 देना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए। यहां पर ध्यान रखना O2 के अंदर आपके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। अब जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कम होना शुरू होगा। अब तुम क्या करो, यहां पर सुपर ऑक्साइड से नेक्स्ट पर ऑक्साइड बनाओ। पर ऑक्साइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ेगा। जैसे ही आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, यहां पर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 देनी पड़ेगी। जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे ये कन्वर्ट हो जाएगा सुपर ऑक्साइड से पर ऑक्साइड के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो O2 पे 1 माइनस चार्ज आया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो O2 पे चार्ज आ गया 2 माइनस। यहां पर बन चुका है पर ऑक्साइड। और जब पर ऑक्साइड बना तो MOT का ध्यान रखना 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और जब भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो याद करो वो ट्रिक जो MOT में आप पढ़ते थे, बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1। अब इस परऑक्साइड के अंदर आप अगर एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 भी प्रोवाइड कर दो, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ, तो जो एक बॉन्ड बचा हुआ था 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में वो भी टूट जाएगा। और जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परऑक्साइड से किसके अंदर, ऑक्साइड के, सिंपल ऑक्साइड के अंदर। तो यहां से O2 से डिफरेंट ऑक्साइड बनाने के लिए अगर देखें तो O2 से सबसे आसान है सुपर ऑक्साइड बनाना, क्योंकि यहां पर तुम्हें क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्रोवाइड करनी है। इसके बाद O2 माइनस से O2 2 माइनस बनाना, पर ऑक्साइड बनाना हल्का सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। लेकिन जब आप ऑक्साइड की बात करेंगे तो ऑक्सीजन से O2 माइनस सिंपल ऑक्साइड बनाना तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि एक्टिव यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 लगेगा जो कि सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा 3rd के केस में, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। तो सबसे मुश्किल होगा नॉर्मल ऑक्साइड बनाना, उसके बाद आसान होगा परऑक्साइड बनाना, और सबसे आसान होगा सुपर ऑक्साइड बनाना। तो यहां पर एनायन का ऑर्डर समझ चुके हैं आप कि N2 से N3 माइनस बनाना बहुत ही मुश्किल है, O2 से O2 माइनस बनाना आसान, O2 2 माइनस बनाना हल्का सा मुश्किल, लेकिन सिंपल ऑक्साइड बनाना सबसे मुश्किल। ये दोनों पॉइंट्स आपको प्रोडक्ट लिखने में बहुत मदद करेंगे। इसके बाद आपको बस एक और चीज का आइडिया होना चाहिए, इसके बाद हम रिएक्शंस को शुरू कर देंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद एयर। तीसरी बात जिसका आपको आइडिया होना चाहिए वो है लैटिस एनर्जी का। एल्कली मेटल की लैटिस एनर्जी का आपको पता होना चाहिए। अगर आपने जनरल कंसेप्ट वाली लेक्चर देखे हो तो आप लोगों को याद होगा लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट को क्यों मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, इस बारे में अगर बात करें तो यहां पर हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्कली मेटल की रिएक्शन विद एयर। जब एल्कली मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो हमने कहा वो खुद को कन्वर्ट कर रहा है एल्कली मेटल कैटायन में, और एयर से हमारे पास यहां पर एक एनायनिक पोर्शन आ रहा था जिसपे कोई चार्ज हो सकता है N, ये कॉम्प्लेक्स बना। अब एल्कली मेटल और एयर में जो सब्सटेंसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एल्कली मेटल और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत हाई है। इसी वजह से जनरली ये जो कंपाउंड बनता है
वो कंपाउंड जनरली कैसा होता है, आयोनिक। जनरली ये कंपाउंड कैसा है, आयनिक। और अगर आयनिक कंपाउंड यहां पर बन रहा है तो आयनिक कंपाउंड क्या चाहेगा, लैटिस बनाना। और लैटिस बनने के वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो है लैटिस एनर्जी। तो यहां पर लैटिस एनर्जी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये कंपाउंड जनरली कैसा होगा, आयनिक, इसीलिए लैटिस एनर्जी को भी ध्यान में रखना है। और लैटिस एनर्जी का ऑर्डर निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलना है। साइज की अगर बात करें तो हमने देख लिया था, एल्कली मेटल में सबसे छोटा है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सबसे बड़ा है सीजियम। तो लैटिस एनर्जी साइज के क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सबसे कम लैटिस एनर्जी होती है सीजियम की, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। तो जब आयनिक कंपाउंड बनेगा तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किस केस में निकलेगी, जब आयनिक कंपाउंड बने लिथियम के साथ। फिर कब निकलेगी, सबसे कम लैटिस एनर्जी कहां पर निकलेगी, जब आयनिक कंपाउंड बनेगा सीजियम के साथ, वहां पर लैटिस एनर्जी क्या होगा, सबसे कम निकलने वाला है। तो बस आपको इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से समझना है। इन तीनों पॉइंट से आपकी सारी रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये पॉइंट नाइट्रोजन से कैसे बना उसका एनायन, फिर ऑक्सीजन से इसका एनायन कैसे बनेगा, और तीसरा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। ये 3 ऑर्डर समझ गए तो आप रिएक्शन को आराम से लिख सकते हो। तो आइए अब इन रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन की अगर बात करूं तो सबसे पहला रिएक्शन मैं करा रहा हूं लिथियम का एयर के साथ। सबसे पहला एल्कली मेटल मैंने लिया लिथियम, और इसका रिएक्शन हो रहा है एयर के साथ। एयर का मतलब है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर के साथ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि लिथियम की लैटिस एनर्जी सबसे हाई है। यहां पर जो लैटिस एनर्जी निकलेगी वो बहुत ज्यादा होती है, एक्सेप्शनली बहुत हाई है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है। तो लिथियम के केस में इतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी निकल जाती है कि वो लैटिस एनर्जी काफी होती है इस नाइट्रोजन को N3- में कन्वर्ट करने के लिए। इतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी निकली कि उसने नाइट्रोजन को नाइट्राइड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर ये लिथियम जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेता है Li3N प्लस। ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो अगेन लिथियम का लैटिस एनर्जी ज्यादा है। ये एनर्जी अगर नाइट्रोजन को नाइट्राइड में कन्वर्ट कर सकता है तो ये बहुत ही आसानी से क्या करेगा, ऑक्सीजन को भी उसके सिंपल ऑक्साइड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, सिंपल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों हुई ये रिएक्शन, क्योंकि लैटिस एनर्जी लिथियम का सबसे ज्यादा है। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड एल्कली मेटल है सोडियम का। अब सोडियम को अगेन रिएक्ट कराएं एयर के साथ, तो एयर में हमारे पास फिर से क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब सोडियम को एयर के साथ रिएक्ट अगर हम कराएं तो सोडियम के केस में लैटिस एनर्जी घट गया, क्योंकि सोडियम का साइज बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कम हो गया। अब ये लैटिस एनर्जी इस नाइट्रोजन को नाइट्राइड में कन्वर्ट कराने के लिए काफी नहीं है। इस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, जो एल्कली मेटल में केवल लिथियम की लैटिस एनर्जी से मिल सकती है और किसी से नहीं। तो सोडियम का लैटिस एनर्जी काफी नहीं है नाइट्रोजन को नाइट्राइड में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली यहां पर लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से ये O2 पर ऑक्साइड में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट कराना है सोडियम के साथ तो आपको खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी। नॉर्मली लैटिस एनर्जी सोडियम का इतना हाई नहीं है कि O2 को सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए यहां पर क्या होता है, जब सोडियम और एयर का रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन के साथ तो सोडियम रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके केवल परऑक्साइड बना के रुक जाता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी केवल परऑक्साइड बनाने के लिए काफी है, आगे ऑक्साइड नहीं बना पाती। सिमिलरली अगर मैं बाकी बचे हुए एल्कली मेटल पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात करूं, इनका रिएक्शन अगर एयर के साथ देखें तो इनका तो लैटिस एनर्जी सोडियम से भी कम है। तो अगर सोडियम नाइट्रोजन को नाइट्राइड में कन्वर्ट नहीं करा पाया तो ये तो बिल्कुल भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन की बात करें तो इन तीनों पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का लैटिस एनर्जी इतना कम है
KO2 को केवल सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करा पाते हैं, एक स्टेप करा पाते हैं। ये 2 स्टेप बाकी के कराने के लिए इनके पास इतनी लेटिस एनर्जी है ही नहीं। इसीलिए नॉर्मली पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं सुपर ऑक्साइड KO2, RbO2 और CsO2 की फॉर्म में। इसका कारण क्या है, इनकी लेटिस एनर्जी कम है, ये केवल सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर मैंने ट्राई किया है रिएक्शन वाले पार्ट को भी इन डेप्थ, जितना हो सके उतना डेप्थ में समझा सकूं। अब बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कल देखेंगे। आई होप आप इन वीडियोस को रेगुलर देखेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो ये वीडियोस में रेगुलर डालता रहूंगा। इनका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने का मैं ट्राई करूंगा। तो यहां पर ये पहला लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज का खत्म करते हैं। पहले इस लेक्चर को ध्यान से देखना, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना। बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो। थैंक यू, गुड नाइट।